वाला है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सिंपली इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, देन हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे आरडीआई, ठीक है, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज द टर्म रिप्रोडक्शन मीन। ठीक है, आखिर ये क्या होता है? सो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन पेरेंट्स गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेसिकली रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यही हमारे पास चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मैं इस चैप्टर में आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें जो हमारे पास आता है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, बर्डिंग, ये सब। तो इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपको याद रखना है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, हर बार एक ना एक सवाल आता ही आता है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक ना एक क्वेश्चन, मतलब ये जो चैप्टर है वो अगर मैं बात करूँ तो 5 to 6 मार्क्स जो है ये चैप्टर कैरी करता है इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, फॉर क्लास 10। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट अस मेक अ मोर बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ और बातें करेंगे, जैसे कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, भैया आखिर कर क्यों रहे हैं, करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ गया हमारे पास। फिर सो आंसर इज आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऐसे जरूरी तो है नहीं कि अगर हमें हमारी लाइफ मेंटेन करनी ही है तो ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे हमने क्या पढ़ा था सबसे पहला ही चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। ठीक है, कि अगर हमें हमारी जो लाइफ स्पैन के दौरान न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, ये सारे प्रोसेस तो फिर भी समझ आते हैं भाई बॉडी के लिए, मतलब हमें जिंदा रहना है बेसिकली अगर लॉन्गर समय तक, तो हमें अच्छा ये सब करना चाहिए। बट बाय रिप्रोडक्शन, ओके, सो whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो बेसिकली हमारी जो जनरेशन है वो आगे कैरी आउट ही नहीं हो पाएगी ना, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। हमें जनरेशन भी तो आगे बढ़ानी है, तो उसके लिए भी जो प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो ये इसकी क्या है, नेसेसिटी है। देन हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या उनकी जो कॉपी होती है, मतलब जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो आगे ऑफस्प्रिंग आएगा क्या वो एकदम आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जब रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब पहले फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम बोल देते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब जो डीएनए है या जो डीएनए के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है हमारे पास डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या, हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जब भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम मतलब आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बन रही है, ठीक है, तो डीएनए भी क्या होगा, पास आउट होगा। अब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब भाई नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए होती है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वेरिएशन आ ही जाती है। ठीक है, और ये वेरिएशन क्यों आती है, नेसेसरी भी है। ठीक है, आप देखोगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास आती है दे आर नॉट मतलब इतना आइडेंटिकल नहीं होती वो अपने पेरेंट्स से। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम क्लास 8 से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, हम असेक्सुअल में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आती है उसको हम क्लोन्स कह देते हैं। ठीक है, और ये जो क्लोन्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एकदम आइडेंटिकल कॉपी होते हैं टू देयर
पेरेंट्स। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई हमें वेरिएशन देखने को मिल जाती है, ठीक है, कोई ना कोई क्या होती है, हमें वेरिएशन देखने को बेसिकली मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब सेक्सुअल में डायरेक्ट एकदम आइडेंटिकल फ्लूइड नहीं बन रहा है, ठीक है, बन रहा है पर एकदम आइडेंटिकल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या है भाई, असेक्सुअल में हमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। एक में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, एक में नहीं होता। जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, और जो असेक्सुअल है वो कैसा है, लॉन्ग प्रोसेस है, और वो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, मतलब जल्दी हो जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, ठीक है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब देखो जैसे we learn that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब from parents to next generation in the form of DNA, which is deoxyribonucleic acid molecule. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. काम क्या है, proteins बनाना। Different proteins will eventually relate to altered body designs. सारे प्रोटीन्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग बनता है, मैंने बोला ना अभी, नकल के लिए भी क्या चाहिए होती है, अकल चाहिए होती है। अब इसके पास ये नकल तो कर सकता है, बट अकल इसके पास है नहीं, तो क्या आ जाती है, इसी की वजह से वेरिएशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे थोड़ा, अब हाँ वही है, यहाँ पे डीएनए कॉपिंग की बात करी गई है हमारे पास। This inbuilt tendency for variation during reproduction as the basis for evolution, as we will discuss in the next chapter, ठीक है। हमारे पास अगले चैप्टर में था, क्या था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से एवोल्यूशन के पार्ट को ही पूरा हटा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे। फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। भाई आप बोल रहे हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट आइडेंटिकल क्लोन्स बन जा रहे हैं, जबकि मैं बात कर दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आइडेंटिकल नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे मेरे को वेरिएशन देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सो एक मदर है, ठीक है, उनकी आइज ब्लैक है, बट जो बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग आएगी, क्या पता चला उसकी आइज है वो ब्राउन है, वेरिएशन है ना भाई। अगर उनके जो मदर है, उनके जो बाल है, जो हेयर्स है, वो कैसे स्ट्रेट है, पर जो ऑफस्प्रिंग आई उसकी कर्ली है, देन तो वेरिएशन हुआ हमारे पास। तो यही होती है हमारे पास क्या, वेरिएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। वही भाई डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्यों भाई, उसके पास अकल तो है नहीं, डायरेक्ट मतलब ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है, the consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body. अब भाई बॉडी के मेंटेनेंस के लिए भी क्या है, जरूरी है। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. भाई अगर तुम्हें स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ानी है तो तुम्हें करना तो पड़ेगा, वरना पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ पाएगी, है ना। पॉपुलेशन कैसे बढ़ पाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। However, niches can change because of reason beyond the control of the organisms, ठीक है। अब वो तो उनके कंट्रोल में है नहीं कि भाई जो मदर थी उनके बाल स्ट्रेट थे, पर जो ऑफस्प्रिंग आए उसके बाल कर्ली है, देन व्हाट हैपन, है ना। फिर यहाँ पे हमें बात करी गई है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म भाई आप पढ़ के आए हो 9th, अरे 9th तो तुमने पढ़ी कहाँ, नहीं 9th में तो तुम पता नहीं गेम खेल रहे थे या क्या कर रहे थे, 9th तो तुमने अच्छे से करी है, कोई बात नहीं, ना हो जाता है। यहाँ पे समझ लो मोड्स ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल, एक ही सेल है उसके पास, भाई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ही सेल होता है, क्या बोलते हैं उनको, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका भी देखेंगे भाई वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं जिनके पास सेल एक ही है, ठीक है। ये था तो सही 9th में, बट अब तुमने पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, चलो, है ना, हो जाता है कभी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है फिजन। भाई फिजन क्या होता है, फिजन का मतलब होता है डिवाइड करना, क्या करना,
डिवाइड करना, रेप्लिकेट करना। ओके, ये है हमारे पास फिजन। सो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सेल डिवीजन ऑफ फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। भाई डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा, तब क्या बनेगा, नया इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल 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 इंडिविजुअल, है ना, पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही होता है फिजन का मतलब, डिवाइड करना। ठीक है, leads to the creation of new individuals, भाई नए इंसान बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल्स से बन जाएंगे। Many different patterns of fission have been observed, भाई बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने नाम बोल दिया भाई सिर्फ फिजन फिजन ही होता है, फिजन ही होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्रोसेस है उसके अंदर भी। जैसे many bacteria and protozoa simply split into two equal half during cell division। कुछ बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के वक्त एक सेल से, एक मदर सेल से, एक पेरेंट सेल से, या एक पेरेंट सेल बोल लो, मदर सेल बोल लो, उससे दो डॉटर सेल बन जा रही है। ठीक है, ये कब हो रहा है भाई, सेल डिवीजन के वक्त हो रहा है। फिर इन ऑर्गेनिज्म सच एज जैसे अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। भाई अमीबा में तो कैसा होता है, इरेगुलर डिवीजन होता है ना। आप कहीं से भी कट अगर उसको लगाओगे या कहीं से भी वो डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी, बाय मतलब टू, नेरी मतलब फिश, डिवाइड। ठीक है, सो ये दिखाया गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, अमीबा हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। और क्या होता है अमीबा में, तो बाइनरी फिजन होता है। मैंने आपको समझाया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको लर्न करना है कि किस में कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी प्रोसेस फॉलो करते हैं और उसका एग्जाम्पल्स। तो अमीबा जो है वो हमारा इरेगुलर में और बाइनरी फिजन। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे दिया है बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया में देखो बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक पेरेंट सेल या एक मदर सेल से दो ऑफस्प्रिंग बन जा रही है। क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन हो रहा है ना। फिर हमें यहाँ पे दिया है जैसे फिजन, तो फिजन में हमारे पास बाइनरी फिजन और एक आ जाता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी हमने देख लिया कि भाई एक हमारे पास पेरेंट सेल या मदर सेल थी, उससे दो ऑफस्प्रिंग या दो डॉटर सेल्स बन जा रही है। मल्टीपल फिजन मतलब एक मेरे पास पेरेंट सेल है या एक मदर सेल है, उससे मल्टीपल बन रहे हैं। ठीक है, एक नहीं बन रहा, कि क्या बन रहा है, मल्टीपल्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन आ जाता है भाई हमारे पास, malarial parasite plasmodium divide into many daughter cell simultaneously by multiple fission। भाई एक पेरेंट सेल या एक मदर सेल था, उससे बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल हो रहे हैं, फिर इसलिए इसका नाम क्या दिया है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, जैसे देख लो मल्टीपल फिजन है प्लाज्मोडियम। तो बाइनरी का एग्जांपल अमीबा या लेशमानिया, और ये हमारे पास मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम एग्जांपल आ जाता है। क्या हो रहा है, बाइनरी मतलब दो से, एक सेल से, एक मदर सेल से दो बन जा रहे हैं, मल्टीपल यानी एक से मल्टीपल बन जा रहे हैं। ठीक है, नाम से ही पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब यहाँ पे बात करी गई है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। भाई सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड भी क्या करती है, काम करती है। जैसे स्पायरोगेरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। ठीक है, स्पायरोगेरा का भी कैसा होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, कैसा होता है कि भाई जब वो मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कौन, स्पायरोगेरा। ठीक है, दिस पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब ये जो पीसेस या जो फ्रेगमेंट्स है, इससे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल बन जाता है। ठीक है, कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी से इन एक्टिविटी 7.4। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्पायरोगेरा के फ्रेगमेंट्स है, उससे एकदम न्यू स्पायरोगेरा जो है वो बन जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल आपका स्पायरोगेरा, चिपकली आपकी है ना। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट सारे थोड़ी कर सकते हैं, है ना, सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, है ना, मतलब सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकता। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल।
स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गन सिस्टम से पूरा बन जाता है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो in such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. इसीलिए तो उनको दूसरे सारे जो तरीके हैं वो यूज करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, a basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function, ठीक है। हर एक जो सेल है हमारे पास, ठीक है, क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर था बायो का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जैसा मतलब जो सेल है हमारे पास, जैसा उसका फंक्शन है वैसे ही क्या होता है, उसका शेप होता है, ठीक है। बट सॉरी, क्लास 9 में तुमने पढ़ी नहीं। अब यहाँ पे देख लो, क्लास 9 में तो तुम क्या कर रहे थे, टाइम पास, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हमें बोला गया, ठीक है। जैसे वहाँ पे नर्व सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इन सब की बात करी गई थी। तो इनके जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये जो सेल्स होते हैं इनको डिजाइन किया गया होता है, ठीक है। ये वो बोला गया है हमारे पास। फिर यहाँ पे बात आई है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब भाई कुछ हिस्से है बॉडी से, वो अगर कट हो गए, ठीक है, उसको निकाल दिया या ब्रेक हो गया वो, तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब पूरा रीजनरेट हुआ। अब ये जो रीजनरेशन है ये हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे देख लो, ये रीजनरेशन हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, देखो ये रहा प्लेनेरिया, इक्वल में डिवाइड मतलब ब्रेक हुआ, फिर देखो भाई प्लेनेरिया पूरा का पूरे इंडिविजुअल बन जा रहा है, ठीक है। मतलब एक बॉडी के एक पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, ठीक है। क्या बोल दिया इसको, रीजनरेशन बोल दिया है, ठीक है। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, मतलब सेम नहीं होता एकदम रिप्रोडक्शन की तरह। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, तो सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे नहीं है ना भाई कि कट करेंगे कुछ हिस्से हमारे ब्रेक डाउन हो गए, कट हो गए, उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, नहीं, सारे ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो ये था रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, इसका भी आपको एग्जांपल याद रखना होता है, ठीक है। फिर देखो हमारे पास फिर आती है बडिंग, ठीक है। क्या आती है, बडिंग आती है, ठीक है। बडिंग में क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। मतलब वो उसके रीजनरेटिव जो सेल्स है वो यूज करते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इन हाइड्रा बर्ड डेवलप्स इन एन आउटडोर ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। दिस बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन दे फुली मैच्योर, ठीक है, वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से और क्या बना देते हैं, एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रा है, ये क्या है, टेंटेकल्स है, ठीक है, ये रहा बर्ड, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, जब ये ग्रो करेगा टेंटेकल्स आएंगे तो ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। फिर है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आखिर ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, क्यों, ये तो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर है ना, वो तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, पढ़ लो इसको, ठीक है। There are many parts in which parts like roots, stem and leaves develop into new plants at the appropriate condition. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है कि हमारे जो रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गई, लीव्स हो गई, ये एक क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि वो एक डेवलप हो रहे हैं न्यू प्लांट्स में, बट एक एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, है ना। ऐसा नहीं कोई भी कंडीशन उसको दे दी वो डेवलप हो जा रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये किया जाता है लैब में, ठीक है। जैसे अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच अ मोड फॉर रिप्रोडक्शन, इसीलिए ये जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। The property of vegetative propagation is used in methods such as layering हो गया, grafting हो गया, क्यों, ताकि many to grow many plants like sugarcane, roses, grape for agricultural purposes, ठीक है, agricultural के purposes के लिए इसको किया जाता है।
Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. ठीक है, यानी कि बहुत पहले बन जाते हैं. ठीक है. Such methods also make possible for the propagation of plants जैसे banana, orange, rose, गुलाब, jasmine that have lost the capacity to produce seeds. ये क्या करते हैं? ये seeds नहीं बना पाते. ठीक है, ये बोला है. Another advantage of vegetative reproduction, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हो पर फायदा क्या है? तो एडवांटेज है इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर. भाई जेनेटिकली सिमिलर होंगे थ्रू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, मतलब पेरेंट मतलब जेनेटिकली सिमिलर का मतलब है भाई जो पेरेंट प्लांट होगा, जो बाकी जो बनेंगे ऑफस्प्रिंग प्लांट, ठीक है, वो सारे कैसे होंगे? भाई सेम होंगे. क्यों? भाई जीन सेम है ना, जीन क्या है? सेम है. तो जेनेटिकली भी कैसे हुए? सेम हुए. ठीक है, जैसे सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ margin of bryophyllum fall on the soil and develop into a new plants. ठीक है, भाई एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, इसकी पत्तियां जब जमीन पे गिरती है, ठीक है, मतलब जब पत्तियां जमीन पे गिरी तो एक नया प्लांट जो वो बन जाता है. ठीक है, तो एग्जांपल दिया है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स. ये बर्ड्स है. क्या है? बर्ड्स है. इसका एग्जांपल क्या है? लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम. भाई पत्तियां जमीन पे गिरी और जमीन से नया प्लांट जो है बन गया. ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे बात करी है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर, ठीक है, क्या बन रहा है भाई? स्पोर का फॉर्मेशन है. ठीक है, तो देख लो इसको भी थोड़ा. तो इसको भी अगर हम देखें तो ये देखो ये हमारे स्पोर्स है. स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस बताया गया है. ठीक है, इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, ठीक है, अबाउट द हाइफे ऑफ द ब्रेड माउंट राइजोपस. ठीक है, आप देखोगे कि भाई ज्यादा दिन तक अगर तुम ब्रेड को रखते हो बेसिकली तो क्या आ जाती है? फंगस. ठीक है, व्हिच नेम्ड एज राइजोपस. ठीक है, हाइफे ऑफ द ब्रेड माउंट दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट. कभी वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं. ऑन द अदर हैंड जो टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो इन्वॉल्व होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में, that can eventually develop into new rhizopus individuals. ठीक है, the spores are covered by thick walls. ये जो spores होते हैं ये thick wall से covered होते हैं. क्यों? that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. भाई दूसरे के अगर मतलब जो moist environment है अगर उसके में contact में आ गए तो क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे. ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन की कहानी. ठीक, all the modes of reproduction that we have discussed, इसको क्या बोलते हैं? न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है. ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब अब तक हमने जितने पढ़े विच इज योर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, सारे कैसे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हमें ये तो पता ही है भाई दो तरह के होते हैं. क्यों? पढ़े हुए है ना. इससे क्या होता है? बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड, bulls alone cannot produce new calves. ठीक है, जो bulls होती है ना वो भी न्यू calves जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाती. nor can hens alone produce, hens भी नहीं, chicks भी नहीं. In such cases both sexes दोनों ही चाहिए होते हैं भाई, males and females are needed to produce new generation. भाई न्यू जनरेशन बनानी है इसीलिए तो सेक्सुअल बोला है क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए. ठीक है, are there any limitations of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? भाई कुछ इसका क्या है? कुछ लिमिटेशंस है क्या? वो बात कर रहे हैं, मतलब जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो सारे कैसे थे? असेक्सुअल थे. क्यों? क्योंकि उसमें से एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है. अब यहाँ पे व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? भाई जैसे असेक्सुअल स्टार्ट कर रहे थे तो पूछा हमने कि भाई सिर्फ असेक्सुअली क्यों कर रहे हैं, है ना, सेक्सुअल क्यों नहीं? तो हमने असेक्सुअल में देखा भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे एक ही सेट है होता है इसके अंदर. ठीक है, तो एक ही पेरेंट से मतलब हो सकता है ना कि मतलब जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि भाई वो स्पोर फॉर्मेशन में, बर्डिंग में, रीजनरेशन में कि भाई इतने ऑर्गेनिज्म के इतने फ्रेगमेंट्स है
रिप्रोडक्शन होने के बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी बदल जा रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देख लो, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेल्युलर apparatus, ठीक है। The DNA copying mechanism as we have noticed cannot be absolutely accurate, ठीक है, एकदम सही नहीं होती। हमें पता हो गया है ना कि नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। जो डीएनए के पास क्या है, नकल है, करने के लिए अकल नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन में क्या आ जाती है, वेरिएशंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। While DNA copying mechanism are not absolutely accurate, वही बोल दिया भाई, एकदम accurate तो है नहीं, है ना, बता दिया अभी तुम्हें। They are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process, ठीक है। अभी बताया था भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, अगर एकदम बहुत ही कम accurate होता, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते, वर्क ही नहीं करते। The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। हो रहा है ना भाई, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल से हमारे पास स्पर्म आ रहा है, फीमेल से ओवरी, एंड फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी, तो इसमें भी क्या हो रहा है, थोड़ी सी डिफिकल्टी है, क्या है। If each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation led, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो हमारे पास मेल में भी क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फीमेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो न्यू ऑफस्प्रिंग या जो जाइगोट आएगा उसके पास कितने आएंगे, 46 पे, यहाँ से 23, यहाँ से 23, है ना। तो यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। दिस इज लाइकली टू मैच अप द कंट्रोल ऑफ द सेल्युलर apparatus बाय द डीएनए। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। अब भाई हमने तो बोला कि भाई एक इंडिविजुअल में 23 पेयर्स होनी चाहिए, अब यहाँ पे तो 46 आ जा रहे हैं, 23 इधर से 23 इधर से, तो इसको रोकने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। सो we have been similar that an organism become more complex, the specialization of tissue increases, ठीक है। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is have special lineages of cell in specialized organ, ठीक है। So इसी के लिए specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive cell, ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकता है, दिस इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। Thus when this germ cells from two individuals combine, ठीक है, मियोसिस हमारे पास एक ऐसा सेल डिवीजन है जहाँ पे एक सेल है, मतलब जिसकी प्लॉइडी क्या है, एन है, तो दूसरा जो सेल बनेगा वो भी कैसा होगा, एन होगा, ठीक है। माइटोसिस जिसमें 2n, n से 2n बन जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस तो आ रहा है ना उसमें, मतलब 2 बन जा रहा है, ठीक है। और मियोसिस में एक से एक ही बन रहा है, मतलब उसकी प्लॉइडी क्या हो रही है, एन ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। During sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosome and the DNA content in the new generation. उसके लिए क्या होता है भाई, मियोसिस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब भाई प्लांट्स कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ऐसे मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें बाइलोब के टाइप, इसको एंथर बोलते हैं। और ये जो लंबे लंबे से है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट कहा जाता है। और इन दोनों को कंबाइंडली कहा जाता है स्टेमन। क्या कहा जाता है, स्टेमन, ठीक है। ये पेटल्स है, ये है क्या है, ये सेपल है हमारा नीचे वाला, ये जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, ये है हमारी ओवरी, फिर ये होती है स्टाइल, और ये ऊपर का जो पार्ट है ये होता है स्टिग्मा, ठीक है। स्टाइल कैसे याद रखोगे स्टाइल को, भाई जो थोड़ी स्टाइल जो मारती है लड़कियाँ, ठीक है, वैसे ही है ना स्टाइल में चलते हैं, ठीक है, रैंपो वगैरह, वैसे ही आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, ऐसे सीधा नहीं है, थोड़ा ऐसे जा रहा है ना,
तो क्या है, ये स्टाइल है, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन तीनों को कंबाइन करके मैं क्या बोलती हूँ, पिस्टिल बोलती हूँ, ठीक है। अब ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। कौन, एफर फिलामेंट को कंबाइनली स्टैमेन, पेटल है, सेपल है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कंबाइनली पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये हमारे पास लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है। कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको डायग्राम दे दिया, बोल दिया मैम ने कि इसकी जो मतलब लेबल करके दिखाओ, है ना, तो पता होना चाहिए कि क्या लेबल करना है, कौन सा पार्ट कहाँ है, ठीक है। The reproductive parts of angiosperm are located in the flower. You have already studied the different parts of the flower. जैसे सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गई, स्टेमिन हो गए, पिस्टिल हो गए, ठीक है। Stamen and pistils are the reproductive part of flower which contain the male germ cell, ठीक है। क्या होता है भाई, मेल जर्म सेल होता है, ठीक है। जैसे कि द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, अगर वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल मतलब only one sex is present, okay। जैसे पपाया, वाटरमेलन, when it contains either stamen, भाई एक ही होगा, या तो स्टेमिन वाला पार्ट होगा या तो क्या होगा, पिस्टिल वाला होगा, ठीक है। जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये हमारे पास यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल आ जाते हैं। जैसे when it contains both, मतलब दोनों ही है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, मतलब हमारे पास स्टेमिन भी है, पिस्टिल भी है, तो क्या बोलेंगे इसको, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्यों भाई, दोनों ही प्रेजेंट है ना। अगर एक प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो स्टेमिन है या तो पिस्टिल है। अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो या तो स्टेमिन है या तो क्या है, पिस्टिल है। क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल का हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन। भाई ये जो स्टेमिन है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया, यस, ये जो हमारे पास स्टेमिन है, इसका काम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बोलते हैं इसको। देन एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, इसका काम है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। पोलन ग्रेन्स हमारे पास कैसे होते हैं, स्टिकी येलोइश पाउडरी सब्सटेंस होता है, जिसका काम क्या है, बेसिकली भाई फ्लावर को पॉलिनेशन भी तो करना है, थोड़ी ना एक जगह वो चिपका रहेगा, है ना, पॉलिनेशन भी करना है, इसके लिए वो एसेंशियल रहता है, ठीक है। फिर वो कैसा होता है भाई, येलो कलर का होता है। तुम कभी जाओ गार्डन में तो फूल उठा के निकाल लो, ठीक है, जैसे हिबिस्कस का निकाल दिया, ऐसे खींच लो पूरे पोलन को, वो क्या है भाई, येलो पाउडर सब्सटेंस आया ना, है ना। तो यही है हमारे पास। You must have seen in the yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower, है ना। कभी हम stamen of a flower को टच करते हैं ना, तो भी ऐसे येलो सा एकदम स्टिकी सब्सटेंस जो है वो हमारे हाथ पे आ जाता है, ठीक है। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। पिस्टिल कहाँ पे है, एकदम सेंटर ऑफ अ फ्लावर में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने बोला ये क्या है हमारा फीमेल ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 हिस्सों से ये क्या है, बना हुआ है, ठीक है। द स्वॉलन बॉटम पार्ट, मतलब जो नीचे का एकदम ऐसे स्वॉलन पार्ट जो आपको दिख रहा है, जैसे ये रहा डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। जो मिडल एलोंगेटेड पार्ट है, मतलब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम स्टाइल। और जो टर्मिनल यानी कि एंड वाला पार्ट है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, विच में बी स्टिकी इन द स्टिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनेशन, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हमारे पास एक फिगर दिए, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, भी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, ये है मेरे पास पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे है भाई, येलोइश है और स्टिकी सब्सटेंस है ना, मतलब वैसे चिपकू चिपकू टाइप का, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा स्टिग्मा है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरे पास मेल जर्म सेल है, ये पोलन ट्यूब आ जाती है, ये ओवरी है, फीमेल जर्म सेल, ये स्वॉलन पार्ट, देख पा रहे, इसको क्या बोला गया, ओवरी बोली गई। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारी ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके पास ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इस पोलन ग्रेन को, मतलब पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे तो आ गया, पर फिर इसको फर्टिलाइजेशन करना है तो उसको यहाँ तक तो जाना पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ पे जाने के लिए ओव्यूल क्या सिक्रिएट करता है, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल सिक्रिएट करता है जो पोलन ग्रेन को थ्रू स्टिग्मा, मेल जर्म सेल और पोलन ट्यूब के लिए मतलब उसको अट्रैक्ट करने में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे इवेंट्स के नाम बताओ कहाँ पे, फ्लावर्स में, जो क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन, ये तो हमने देखा कि भाई ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma, है ना, ये तो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब if the transfer of pollen occurs in the same flower, भाई अगर वो जो ट्रांसफर है किसका, पोलन का, अगर एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में हो रहा है तो क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। भाई एक में ही हो रहा है ना, खुद में ही हो रहा है तो क्या बोला है, सेल्फ पोलन। ठीक है, on the other hand if the pollen is transferred from one flower to another, भाई एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है कौन, पोलन, तो क्या बोला है इसको, क्रॉस पॉलिनेशन बोला गया है। अगर सेम है देन सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन। अब भाई तुम ये ट्रांसफर कैसे करवा रहे हो, मतलब डायरेक्ट कैसे चला जा रहा है ना, तो कैसे हो रहा है ये कुछ एजेंट्स की लिए वजह से होता है, जैसे हमारे विंड हो गए, वाटर हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, बेसिकली एनिमल्स मतलब हमारे कुछ इंसेक्ट्स। ठीक है, हवा की वजह से, भाई एकदम तेज हवा आएगी तो पोलन क्या है ना, वो तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। अब इतना मतलब इतना भारी सब्सटेंस नहीं होता है। ठीक है, अब आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, जब वो आके गिर गया, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल। भाई फीमेल जर्म सेल तब तो जाना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। आई बेचारे तो ओवरी, कहाँ पे होगा भाई, ओवरी में होगा। ठीक है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोस आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रैवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। ठीक है, एक ट्यूब बन जाती है जो कहाँ तक जाती है, ओवरी तक। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जो जायगोट है वो डिवाइड्स करेगा सेवरल टाइम। क्यों, क्योंकि जो जायगोट है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ठीक है, मतलब ओव्यूल के अंदर ही वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ओव्यूल जो है वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है एक फ्रूट में। ठीक है, तो ये याद रखना, तो ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ओवरी ग्रोस रैपिडली एंड रैपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, मतलब ओव्यूल जो है सीड में, ओवरी जो है वो फ्रूट में। ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, जर्मिनेशन बोल देते हैं। ठीक है, द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो भी डेवलप इनटू सीडलिंग। ठीक है, फिर वो किसमें, सीडलिंग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एकदम एप्रोप्रिएट कंडीशन उसको चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, जर्मिनेशन बोल देते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन और स्टिग्मा। फिर हमें यहाँ पे दिया है, ये देखो ये रहा जर्मिनेशन। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको कॉटिलीडन फूड स्टोर बोला गया है। ठीक है, ये हमारे पास प्लूम्यूल है विच इज योर फ्यूचर शूट, और ये क्या है, रेडिकल है। क्या बोला गया इसको, रेडिकल बोला गया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तुमने फ्लावर में देख लिया, तुमने उसका जर्मिनेशन देख लिया, असेक्सुअल मोड देख लिया, सो अब ह्यूमंस। ठीक है, so far we have been discussing the variety of mode that different species uses for reproduction. हमने देखा भी अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग यूज करती है। ठीक है, सिंगल सेल, मल्टी सेल्स। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीशीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड, सबसे ज्यादा किसमें इंटरेस्ट होता है, ह्यूमंस में, है ना। In namely humans are a asexual mode of reproduction. How does this process work? Sexual reproduction humans जो है फॉलो करते हैं, पर आखिर ये काम कैसे करता है? Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body change as we become older. ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बॉडी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा। You have learned that changes takes place in our body. Earlier in class 8 also we noticed that our height has increased by, जब तुम छोटे थे तो कितने थे, मतलब जब पैदा हुए तो बच्चा इतना होता है। अभी जब तुम 8th में हो, 9th में हो, 10th में भी कितने इतने हो, है ना। तो हाइट भी क्या हुई, इंक्रीज हुई।
ठीक है, एज भी till now we acquire teeth, we have lost the even the old, ठीक है, छोटे होते तो होते हैं ना परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ, ठीक है, तो ये बोला गया है सो कॉल्ड मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वंस, ठीक है, मिल्क टीथ जो होते हैं वो क्या होता है, फिर टूट जाते हैं और उसकी जगह पर नए परमानेंट टीथ आ जाते हैं। वैसे ही all of these changes that can be grouped under the several process of growth in which the body becomes larger, ठीक है, मतलब बॉडी क्या हो रही है भाई, ग्रोथ हो रही है ना, लार्ज हो रही है, बड़ी हो रही है, बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, ठीक है, जब यहाँ पे टीनेज ईयर्स की बात हो रही है, a whole new set of changes occurs that cannot be simply as body enlargement, ठीक है, हम एक में ही हम उसको नहीं बता सकते कि भाई हो गया बॉडी एनलार्जमेंट, है ना, क्यों, इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, अगर वो चेंज हो रही है, ठीक है, प्रपोर्शन चेंज, न्यू फीचर्स अपीयर, कुछ नए फीचर्स आ रहे हैं, न्यू ऑब्जर्वेशंस हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बोला जाता है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स में, कुछ चेंजेस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो कॉमन नहीं होते, ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उनका ग्रोना स्टार्ट हो जाता है, सच एज आर्मपिट्स एरिया, ठीक है, जेनाइटल एरिया, ठीक है, एंड विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बोला है, थिनर हेयर कैन ऑल्सो बी अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म as soon as we well on pimples, भाई पिंपल्स आने लगते हैं ना, we begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of other individuals, फिर हमें पता चल जाता है कि भाई अब हम मैच्योर हो गए हैं ना, ये बेसिकली ये सब क्या बताता है आपको कि आप जो है अब मैच्योर हो गए, ठीक है, ये है, हाँ वो आप बस शरीर से मैच्योर हो जाते हो, अकल से पता नहीं कब होते हो, है ना, तो ये उसी की बात हो रही है। On the other hand, there are also changes takes place in different, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं, मतलब बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, ठीक है, जैसे गर्ल्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सो हमारे पास बॉडी शेप चेंज हो जाना, ठीक है, ठीक है, बॉडी साइज हमारे पास क्या हो जाना, चेंज हो जाना, ठीक है, उसकी बात करिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका स्टार्ट हो जाना, ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो चेंजेस टेक्स प्लेस डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होने लगता है विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, आल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बॉयज बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर बॉयज बिकम टू क्रैक, ठीक है ना, उनकी जो बॉयज होती है वो थोड़ी ऐसे हो जाती है ना, एंड बिकम्स टू ग्रो एनलार्ज एंड एरिक आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट, ठीक है, फिर यहाँ पे बात करी गई है all of these changes takes place slowly over a period of months and years, ठीक है, मतलब बहुत ही slowly ये जो changes जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा slowly होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि what does the body show sexual maturation at this age, वही शरीर से मैच्योरेशन तो आ जाती है पर दिमाग से कहाँ आती है ना, वही बोला है। We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. The creation of germ cell to participate, भाई अब participate भी तो करना है sexual reproduction में, है ना, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कीट्स बनाने पड़ेंगे, मेल germ cells, फीमेल germ cells, है ना, then क्या होगा, fertilization होता है। On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the sexual act, ठीक है, क्या चाहिए होता है, अलग ऑर्गन चाहिए होता है, जैसे कि सच एज पेनिस व्हेन इट इज केपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इट विल बी breastfeed later. The female reproductive organ जैसे breast will need to mature to accommodate this possibilities, ठीक है, अब हमारे पास जो होती है फीमेल में, ठीक है, मेल की बात करें तो पेनिस की बात करें, फीमेल में यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रेस्ट की बात चल रही है, ठीक है, कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द फीमेल हैज़ टू फेड द चाइल्ड, ओके, तो उसकी बात करी गई है। फिर हमें यहाँ पे पहली बात करी गई है भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर, वास डिफरेंस, ब्लैडर है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेनिस है, और ये क्या है, यूरेथ्रा, ये टेस्टिस और ये स्क्रोटम, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन व्हिच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल,
एक क्या करेगा भाई, जर्म सेल बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा, दूसरे का काम है भाई उसको डिलीवर करना, ठीक है। और टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो भी फर्टिलाइजेशन की साइट है, अब उधर तक तो उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, ठीक है, मतलब जो फॉर्मेशन है जर्म सेल्स का या तो फिर स्पर्म्स का, वो बनने का कहाँ पे होता है भाई, टेस्टिस में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एब्डोमिनल कैविटी मतलब बेसिकली एब्स वाला रीजन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इन स्क्वाड्रम, जहाँ पे बिकॉज स्पॉर फॉर्मेशन एक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर, इनको कैसे टेम्परेचर चाहिए होता है भाई, कम चाहिए होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम चाहिए होता है, ठीक है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको कौन सीक्रेट करता है, टेस्टिस ही करता है, ठीक है। In the previous chapter, in addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही क्या है, बॉयज में चेंजेस देखने को मिलता है कब, प्यूबर्टी के वक्त, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे भी डायग्राम आ सकता है, लेबलिंग आपको करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको फिर वास डिफरेंस, और हमारे पास जो ट्यूब है उससे क्या हो जाता है, उससे कैरी करके यूनाइट करके कहाँ पे ले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। फिर ये वहाँ पे क्या होता है, द बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन अलोंग द ब्लैड द वास डिफरेंट ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास, सेमिनल वेसिकल, और उसके जो सिक्रीशन है वो इसमें डालेंगे स्पर्म में, ठीक है। क्यों, ताकि उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। देन द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, कैसे होते हैं, छोटे छोटे टाइनी बॉडीज होती है, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल, क्या है इसमें, मेन जेनेटिक मटेरियल है, एक लॉन्ग टेल है जो उसको हेल्प करती है किसमें, मूव करने के लिए। टेल है किसमें हेल्प करेगी, लोकोमोशन, मूवमेंट है ना, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। देन मूव थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, कहाँ पे बनते हैं, जैसे वहाँ पे स्पर्म्स थे वो कहाँ बन रहे थे, टेस्टिस में, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एग्स है, कहाँ बनेगी भाई, ओवरी में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स का भी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिया है, जैसे हमारे पास ओविडक्ट किया तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, ठीक है। तो इसके भी लेबलिंग या डायग्राम आ सकता है, ठीक है। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature cells, ठीक है। मतलब जब जन्म होता है तभी क्या होता है, किसका, बेबी गर्ल का, तो उसके पास मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ द स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ thin oviductal fallopian tube. The two oviducts unite for the elastic bag-like structure known as the uterus. The uterus opens into vagina. किससे, थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। मतलब जब बर्थ हुआ तब तो उसके पास इमेच्योर थाउजेंड्स ऑफ एग्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे जैसे प्यूबर्टी के टाइम को जब वो हिट करती है, ठीक है, कौन, गर्ल, ठीक है, तो उसमें से हर महीने क्या होता है, एक एग जो होता है वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। The sperms enter through a vaginal passage during sexual intercourse, ठीक है। They travel upwards and reach the oviduct. अब भाई इसको ट्रैवल भी तो करना है, क्यों, फीमेल बॉडी का, क्यों, तो फर्टिलाइजेशन भी तो करवाएंगे, यूनाइट भी तो करवाएंगे, ठीक है, फ्यूजन भी तो होगा, तभी तो जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला हुआ है हमारे पास। फिर है the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta, ठीक है। एक ऐसा स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, जिससे क्या मिलता है, जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। दिस इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। एक डिस्क क्या, एक ऐसा होता है जो यूट्राइन वॉल में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। दिस इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इसके पास क्या होती है, बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होती है। ये क्या काम आता है, तो ये काम आता है भाई एक्सक्रीटरी, पहले तो कोई भी गैस है, ठीक है, मतलब बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका पहला फंक्शन है। दूसरा काम है
कि वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम एम्ब्रियो और फ्रॉम फीटस टू मदर बॉडी, ठीक है। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करना, ठीक है। उसमें क्या रहता है, काम में रहता है द डेवलपिंग एम्ब्रियो में आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव, ठीक है, बाय मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। वही मैंने बोल दिया, वेस्ट मटेरियल भी करता है। The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. भाई 9 महीने का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है। The newborn child, the child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus, ठीक है। यूट्रस में क्या होता है भाई, रिथमिक थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसी से ही फिर क्या होता है, बर्थ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, भाई जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, है ना, तब क्या, तो इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर हमारा जो एग है वो क्या है, फर्टिलाइज नहीं है, मतलब अभी भी कैसा इमैच्योर है, ठीक है। इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month. The uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining become thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization has to take place. Now, however, the lining is not needed any longer, so the lining slowly breaks down and come out through vagina as blood mucus. The cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. ये जो टॉपिक है, ठीक है, इस पे इतना हंसने की, शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है। क्यों? बिकॉज ये हर फीमेल में होता है एंड एवरी मंथ होता है, ठीक है। सो इसमें कुछ हंसने की, कुछ शर्माने की, ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। मतलब वहाँ यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक जो हमारे पास इमैच्योर एग है, जो स्टार्टिंग से मतलब बायबर्थ जो प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद हर मंथ क्या होता है, एक एक मैच्योर होके रिलीज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। धीरे धीरे तो हमारे पास जो वॉल होती है, किसकी, वॉल ऑफ यूट्रस, वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, ठीक है, पतली हो जाती है। धीरे धीरे वो ब्लड लाइनिंग से वो टूटने लगती है, ठीक है। एंड जो ब्लड है वो वहाँ से फ्लो आउट होता है, इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, ठीक है। ये यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ठीक है। 2 to 8 days जो है वो रहता है मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, जो किसमें होता है, हर एक फीमेल में होता है। कब होता है भाई, हर महीने होता है, ठीक है, इन एवरी मंथ, ओके। सो ये है हमारे पास, तो कुछ हंसने की या कुछ वैसी बात नहीं है, ठीक है। सिंपली इट्स अ ओनली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, यही है हमारे पास। फिर आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। अब कुछ ऐसी बीमारी हो गई तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसकी भी बात देख लो। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, फिर बहुत टाइम भी लग रहा है, ठीक है। बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन, देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act or having and bringing up children. How do we decide if the body or mind is ready for this major responsibility? भाई कब वो responsibility के लिए तैयार है? There can be a pressure from our friends, ठीक है, about participating in many activities whether we really want or not, हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। There can be pressure from families to get married and start having children, ठीक है, उसका भी होता है, ठीक है। There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choices become very difficult हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या है? So we must also consider the possible health consequences of the sex. We have decided in class, ठीक है, मतलब हमने क्लास 11th में डिसाइड किया था that disease can be transmitted from one person to person in a variety of ways, ठीक है। हम देखते हैं ना भाई, डिसीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर या कैरिड हो जाती है। Since the sexual act is very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted, ठीक है। सारी डिसीज होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। पर कुछ वायरल भी है, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हमारे पास आती है, ठीक है। दिस इंक्लूड बैक्टीरियल, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया से भी होती है जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गए। कुछ वायरस से भी होती है जैसे हमारा HIV एड्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, HIV एड्स, ठीक है।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होता है हमारे पास एड्स के लिए, एचआईवी के लिए किससे हो रहा है भाई, वायरस से हो रहा है ना। और ये गोनोरिया, सिफिलिस, ये किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट, क्या कोई इसका उपाय है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। ये तो कैसे डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है हमारे पास, ठीक है। यूजिंग कवरिंग कॉल्ड अ कॉन्डम, ठीक है, एक कवरिंग आती है कॉन्डम जिसे बोलते हैं, फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये कुछ हद तक, मतलब कुछ लिमिट तक ये काम कर सकता है, ओके। फिर हमें यहाँ पे दिया है the sexual act always has to be potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and mind woman, and if she is not properly ready for it, health adversely, ठीक है, कि क्या वो प्रॉपर रेडी है या नहीं है। बेसिकली उनको करना है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन देन फर्दर, ठीक है, तो उनको करना है या नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है, ठीक है। तो अगर ना हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके लिए भी है, जैसे कॉपर लूप, ऐसे कॉपर टी आर प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। भाई अगर आपको नहीं चाहिए देन ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आजकल तो हमारे पास सर्जिकल मेथड भी अवेलेबल होती है, वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी, देखो जैसे यहाँ पे बोला है, इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन, ओके, इफ द they can cause side effects due to irritation of uterus, ठीक है। इससे तो क्या हो सकता है भाई, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट सर्जिकल मेथड जैसे if the vast difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented, ठीक है। इससे sperm transfer जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सर्जिकल मेथड आती है बेसिकली वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। बट we have noticed earlier that reproduction is a process by which organism increase their population. हमने ये देखा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, ठीक है, उसका क्या बताती है, साइज बताती है, ठीक है। The sizes of the human population is cause for concern for many people. This is because explaining population make it harder to improve everybody's standard of living. वह पॉपुलेशन तो जैसे ही बढ़ती जा रही है, बट हमारे पास जो कुछ रिसोर्सेस है, कुछ सोर्स है, वो कैसे अभी भी लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ती जा रही है, बट कुछ ऐसे सोर्सेस भी है जो क्या है, लिमिटेड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवा दी है, सब समझा दिया है, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि कैसा लगा। एंड आई होप कि मैंने कोशिश की होगी कि मैं आपको हर टॉपिक, हर चीज़ जो है अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। सो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बता देना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।